नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे से, जो कि जैसा कि हम कल पढ़ चुके थे डोमेन्स ऑफ लर्निंग, उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। मतलब कहने का वे सभी कारक जो किसे आपके अधिगम को, आपके सीखने को प्रभावित करते हैं। तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के कारक होते हैं, जो कि कुछ कारक ऐसे होंगे जो हमारे विद्यार्थी से या अधिगमकर्ता से संबंधित होंगे, कुछ कारक ऐसे होंगे जो हमारे अध्यापक से संबंधित होंगे, कुछ कारक ऐसे होंगे जो हमारे विषय वस्तु से संबंधित होंगे, और कुछ कारक ऐसे होंगे जो प्रक्रिया से मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कारक होंगे। तो ये कारक कौन कौन से हैं, आइए इनके बारे में हम वन बाय वन एक एक करके जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं वे कारक जो कि विद्यार्थी से संबंधित होते हैं। तो विद्यार्थी से संबंधित अगर हम कारक की बात कर लें तो पहला कारक है अधिगमकर्ता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। कैसा स्वास्थ्य? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य किसका? अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता अर्थात हमारा जो विद्यार्थी है, जो अधिगम करेगा, जो सीखने की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, जो सीखेगा। ठीक है, तो अधिगमकर्ता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो अधिगमकर्ता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर किसी भी अधिगम प्रक्रिया की सफलता काफ़ी हद तक निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि सीखना तो उसी को है। विशेषकर सीखने के समय जैसी भी शारीरिक और मानसिक स्थिति बच्चे की होती है, सीखने की प्रक्रिया भी उसी प्रकार से उसमें दिखाई देगी, या उसी प्रकार से सीखने की क्रिया है, प्रक्रिया है, वो आगे बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, सीखने के समय मान लीजिए कोई शिक्षक कोई भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहा है, और उस पढ़ाते समय, उस अधिगम के समय क्या होता है कि उस बच्चे को मान लीजिए मामूली सा सिर दर्द है, या मान लीजिए कि उस बच्चे के पेट में दर्द है। तो ये सिर दर्द, छोटा सा सिर दर्द या छोटी सी पेट की तकलीफ जो है, उस बच्चे की पूरी पढ़ाई लिखाई अर्थात उसके सीखने की परिस्थितियों पे बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी। और वो बच्चा जो होगा वो सीखने पर फोकस ना करते हुए किस पर फोकस करेगा? बार बार अपने सर दर्द पर या पेट दर्द पर, या जो भी उस समय कोई परिस्थिति रही हो, शारीरिक दिक्कत रही हो, उस पर जो है वो फोकस करने लगेगा, और उसकी जो पढ़ाई लिखाई है वो क्या होगी? वहाँ पर ठप हो जाएगी। तो ऐसे बच्चे जो ज़्यादातर बीमार रहते हैं, ठीक है, या फिर चिंताओं से या परेशानियों से क्या रहते हैं के शिकार रहते हैं, हमेशा चिंताएं रहती हैं, फिक्र रहती हैं, हमेशा बीमार रहते हैं। तो जब इस प्रकार के बच्चे होंगे तो वो ना तो रेगुलरली आपके विद्यालय आएंगे, और ना ही जब वो रेगुलरली विद्यालय नहीं आएंगे तो वो अच्छे प्रकार से पढ़ लिख नहीं पाएंगे, अच्छे प्रकार से वो सीख नहीं पाएंगे, अधिगम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी दिक्कत होगी उन्हें। तो अगर हम बात करें कि वे बच्चे जिनका स्वास्थ्य कैसा, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरीके से जिनका स्वास्थ्य ठीक होता है, उत्तम होता है, स्वस्थ होते हैं बच्चे, वे बच्चे अपनी पूरी शारीरिक क्षमताओं और मानसिक योग्यताओं के साथ या मानसिक रूप से चुस्त होते हुए अधिगम प्रक्रिया में सफलता प्राप्त करते हैं। तो अगर हम बात करें सीधे सीधे इस पॉइंट का मतलब क्या निकल के आ रहा है, तो अगर हम बात करें तो इसका सीधे सीधे मतलब ये निकल के आएगा कि वे बच्चे जो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हैं, क्या हैं? फिट हैं। ऐसे बच्चों का अधिगम कैसा होता है? अच्छा होगा, बढ़िया होगा। और उन लोगों को क्या होगा? वो बच्चे आगे क्लास में आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ठीक है ना मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे विद्यार्थी की क्षमता एवं योग्यता। देखिए, हम वही काम करते हैं जितनी हमें कैपेसिटी होती है, एबिलिटीज़ होती हैं। तो हमें अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जब मूलभूत क्षमताएं जो होती हैं और योग्यताएं जो होती हैं, उन्हीं के बलबूते पे बच्चा क्या करता है? सीखता है। ठीक है, अगर मूलभूत क्षमताएं अच्छी नहीं होंगी, योग्यताएं अच्छी नहीं होंगी, तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो इनमें मूलभूत क्षमताओं में क्या होगा, योग्यताओं में क्या होगा? इसमें होगा विद्यार्थी की स्वाभाविक रुचियाँ। ठीक है, कौन कौन सी रुचियाँ हैं उसके अंदर, अभिरुचियाँ कौन कौन सी हैं, अभिवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, जो और ये सारी चीज़ें कौन, स्वाभाविक रुचियाँ, अभिरुचियाँ एवं अभिवृत्तियाँ। ठीक है, वो बच्चे को सीखने के लिए, क्रिया करने के लिए क्या करती हैं? अभिप्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं। जब बच्चा मोटिवेट होगा तो वो सीखेगा भी।
ठीक है। इसी के अंतर्गत एक पॉइंट और आता है पूर्व ज्ञान। क्या आता है मित्रों? पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान की अगर हम बात कर लें तो पूर्व ज्ञान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर मान लीजिए हम किसी बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उस बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी बहुत भी जानकारी है, थोड़ी बहुत भी प्रीवियस नॉलेज है, तो बच्चा उस टॉपिक को, उस कंटेंट को आसानी से सीख लेगा। ठीक है ना। इसी के अंतर्गत एक चीज और आएगी, शक्ति और सामर्थ्य। क्या चीज? शक्ति और सामर्थ्य। तो अधिगम विशेष में अर्जन के लिए मूल रूप से बच्चे में कितनी शक्ति और सामर्थ्य है, और किस रूप से वो शक्ति और सामर्थ्य कैसे हो सकती है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक दृष्टि से कितनी विकसित क्षमताएं उस बालक के पास हैं। जितनी ज़्यादा विकसित क्षमताएं उस बालक के पास होंगी, बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है महत्वाकांक्षा और अभिप्रेरणा का स्तर। इसे आप प्रेरणा कर लीजिए, ठीक है ना। ये प्रेरणा नहीं है, अभिप्रेरणा है। क्या है? अभिप्रेरणा, ठीक है ना। तो महत्वाकांक्षा और अभिप्रेरणा का स्तर। देखिए, अगर आपको कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो आपको महत्वाकांक्षी होना पड़ेगा। जो बच्चा जितना ज़्यादा महत्वाकांक्षी होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा अभिप्रेरित होगा, वो बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। ठीक है ना। अधिगमकर्ता की महत्वाकांक्षा और प्रेरणा के स्तर पर भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता काफ़ी सीमा तक निर्भर करती है। अगर किसी विद्यार्थी में किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने या कुछ बनने या कुछ पाने की महत्वाकांक्षा या अभिप्रेरणा होती है, ठीक है, तो वो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। और जिन बच्चों में महत्वाकांक्षा नहीं होगी, मोटिवेट नहीं होते हैं, वो बच्चे नहीं सीखते हैं। ठीक है। आप उनके लिए कितना भी प्रयत्न कीजिए। तो बच्चे को कैसा होना चाहिए? महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस होना चाहिए, अभिप्रेरित होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, तभी वो बच्चा आगे चलकर सीख पाएगा। और जो बच्चे के अंदर महत्वाकांक्षा और अभिप्रेरणा नहीं होगी, उस बच्चे को आप कितना भी प्रयास कीजिए, वो नहीं सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीवन उद्देश्य। जैसा कि इस बिंदु से ही पता चलता है, जीवन उद्देश्य। हर किसी व्यक्ति का एक जीवन का उद्देश्य होता है। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका उद्देश्य ये है कि सर ने जो कंटेंट डाला है, हम उसको पढ़ें और हम उसको सीखें, अधिगम करें। ठीक है। ऑफलाइन माध्यम से ना सही, ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है। अधिगमकर्ता का जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है? जो हमारा विद्यार्थी है, उसका जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या विचार रखता है, तथा वह अपने जीवन में किन लक्ष्यों की प्राप्ति को स्थान दे रहा है, और वह क्या बनना चाहता है, उसका गोल क्या है। ठीक है ना मित्रों, उसका गोल क्या है। ठीक है। अब जब गोल उसका होगा तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसकी रुचि और प्रगति निर्भर करेगी। ठीक है। अगर उसका गोल होगा, ठीक है, अगर वो अपने गोल पर फोकस करेगा, तो उसकी जो रुचि है, उसकी जो प्रगति है, वो उसमें दिखाई देगी। जीवन के प्रति यही दृष्टिकोण उसे किसी विशेष की क्रियाओं और क्षेत्र विशेष के ज्ञान प्राप्ति की ओर मोड़ सकता है। अगर मान लीजिए उस बच्चे के अंदर, मान लीजिए उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसे अपने ही उस विशेष फील्ड में जाकर अथक परिश्रम करना होगा, सीखना होगा, जिससे कि वो आगे चलकर उसने जो गोल निर्धारित कर रखा है, जो उसने सोच रखा है कि उसे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या टीचर बनना है। ठीक है। तो जीवन उद्देश्य का भी सीखने में बहुत अधिक योगदान रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, तत्परता एवं इच्छा शक्ति। देखिए, तत्परता के बारे में थॉर्नडाइक महोदय ने भी बताया है कि तत्परता का सिद्धांत दिया है, उन्होंने नियम दिया है, उन्होंने थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं, उसमें एक तत्परता का भी नियम है। ठीक है। तो जो बच्चा जितना ज़्यादा सीखने के लिए तत्पर होगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा उसमें सीखने की इच्छा शक्ति होगी। देखिए, इच्छा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। हम एक घोड़े को नदी में तो ले जा सकते हैं, लेकिन हम उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जब तक बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, सीखने की उसकी इच्छा शक्ति नहीं होगी,
तब तक वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। चाहे आप कितनी भी मेहनत कीजिए, कितने भी अच्छे अच्छे उदाहरण दीजिए, और चाहे कितने ही उसमें आप और भी कला कौशलों का आप प्रयोग कीजिए, बच्चा नहीं करेगा। तो बच्चे को तत्पर होना जरूरी है। जब तक बच्चा तत्पर नहीं होगा तब तक बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। तो यहाँ तक जो है हमने अभी डिस्कस किया है विद्यार्थी से संबंधित या अधिगमकर्ता से संबंधित जो भी कारक थे जो अधिगम को प्रभावित करेंगे, सीखने को प्रभावित करेंगे। अब हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, जो कि है हमारा किससे संबंधित, अध्यापक से संबंधित जो भी हमारे क्या होंगे, कारक होंगे जो हमारे सीखने को प्रभावित करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए अब हम इसमें देखेंगे अध्यापक से संबंधित कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो अध्यापक से संबंधित यहाँ पर लगभग 4 कारक दिए हैं। विषय पर पूर्ण अधिकार, शिक्षण कला एवं कौशल, अध्यापक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार, अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन स्तर। तो ये 4 पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंट को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है विषय पर पूर्ण अधिकार। मान लीजिए कोई एक शिक्षक है, ठीक है, अगर उस शिक्षक का अपने विषय पर, अपने सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है, ठीक है, अगर उसे अपने सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, अपने सब्जेक्ट का अगर वो ज्ञाता नहीं है, जानकार नहीं है, विद्वान नहीं है, तो वो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो बच्चे को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। और बच्चे को आप तभी संतुष्ट कर सकते हैं जब आपका आपके विषय पर पूर्ण अधिकार हो। मैं ये नहीं कहता, कुछ लोग कहते हैं कि टीचर जो है बुक से पढ़ाते हैं या पढ़ाने से पहले देख के जाते हैं। देखना चाहिए। एक अच्छा अध्यापक वही है कि जो कक्षा में जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी करके चले। कंटेंट को पढ़ाने से पहले मैं ये समझता हूँ कि टीचर को खुद व खुद कम से कम 1 घंटा उस कंटेंट को पढ़ना चाहिए, और हो सके तो नोट्स वगैरह बना के जो है क्लास में जाना चाहिए। ये करने से पता है क्या होता है कि जो आपका लेक्चर होगा वो इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे और आप उनकी समस्याओं का भी समाधान कर सकेंगे। तो पहला पॉइंट तो यह है कि विषय पर पूर्ण अधिकार। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस टीचर का अपने विषय पर अधिकार होता है, अपने विषय पर कमांड होती है, वो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। अगर शिक्षक को अपने सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है तो शिक्षण जो है हमारा कैसा होगा, खराब होगा। अगर अपने सब्जेक्ट पर पूर्ण कमांड है तो वो उस अधिगम में बहुत ही अच्छा योगदान देगा और हमारे जो बच्चे होंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कला, शिक्षण कला एवं कौशल। शिक्षण कला एवं कौशल के अंतर्गत क्या रहेगा कि देखिए भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि शिक्षण कला कौशल आपको आना चाहिए और आपका सब्जेक्ट पर अधिकार ना हो। देखिए, सब्जेक्ट पे तो सबसे पहले आपका अधिकार होना ही चाहिए, आपकी अपने विषय पर कमांड होनी चाहिए। उसके बाद शिक्षण कला एवं कौशलों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण कला कौशलों की अगर आपको जानकारी होगी तो आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी आपके पास ज्ञान है, वो आप बच्चों तक अच्छे प्रकार से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अगर आप बच्चों तक अपने ज्ञान को अच्छे प्रकार से पहुंचा देंगे तो उस ज्ञान को बच्चा जो है आसानी से सीख लेगा, अधिगम कर लेगा, और आपका जो क्या कहना चाहिए अधिगम है वो क्या प्रभावी होगा। अन्यथा अप्रभावी होगा, अप्रभावी होगा तो वहाँ पर सीखना नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अध्यापक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार। देखिए, एक अच्छा अध्यापक वही है जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो और जिसका व्यवहार अच्छा हो। वे अध्यापक जिनका व्यक्तित्व और व्यवहार अच्छा नहीं होता है, बच्चे उनके साथ जो है कुछ भी पूछने से कतराते हैं, कुछ भी समझने से कतराते हैं। ठीक है, तो शिक्षक जो होता है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपने पर्सनैलिटी के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से क्या करता है, बच्चों को बहुत कुछ सिखा देता है। ठीक है, बहुत कुछ सिखाता है, तो वो डायरेक्टली सिखा रहा है तो उसका प्रभाव सीधे सीधे बच्चे की पर्सनैलिटी पर पड़ता है। जैसे शिक्षक के बोलने का तरीका, शिक्षक का ड्रेसिंग सेंस हो गया, प्रेजेंटेशन का तरीका, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं।
उसके साथ साथ शिक्षक का व्यवहार, अगर शिक्षक का व्यवहार कक्षा में मैत्रीपूर्ण है बालकों के साथ, ठीक है, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण अगर शिक्षक अपनाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चों को कुछ भी पूछने की, ठीक है, अपने विचार रखने की आज़ादी होगी। और जिन कक्षाओं में विचार रखने की आज़ादी होती है, पूछने की आज़ादी होती है, वहाँ पर बच्चे अत्यधिक सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन स्तर। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य की तो बात हर जगह होगी। अभी हमने जो विद्यार्थी से संबंधित या अधिगमकर्ता से संबंधित जो हमारा पॉइंट था, उसमें भी था कि शिक्षार्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्तर। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें अध्यापक से संबंधित, तो अगर एक अध्यापक जो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है ना, ये तो एक अध्यापक को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किस सीमा तक समायोजित अनुभव करता है, यह उसके मानसिक स्वास्थ्य का परिचय देता है। ठीक है ना, कि भाई उसकी एक पर्सनल लाइफ अलग है और एक उसकी प्रोफेशनल लाइफ अलग है। पर्सनल लाइफ में उसके क्या हो रहा है, उसे वहाँ पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से मिलाना नहीं चाहिए। ठीक है ना, नहीं उससे मतलब होना चाहिए। यह बात उसके शिक्षण व्यवहार में शिक्षण प्रभावशीलता को सभी तरीके से प्रभावित करेगी। वे अध्यापक जो मानसिक रूप से अशांत और अस्वस्थ होते हैं अथवा किसी न किसी रूप से जिनकी अपनी आप से और अपने वातावरण से तालमेल नहीं बैठता है, वे अध्यापक के रूप में समायोजित नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, मानसिक रूप से अशांत रहे, घर पे लड़ाई हो गई सुबह वाइफ से, सभी की होती है, तो वाइफ से लड़ाई हो गई, तो मान लीजिए वो क्लास में आए, वही गुस्सा घर का भरा हुआ है, तो कुछ नहीं हुआ, तो बच्चों पे वो गुस्सा उतार दिया। तो शिक्षकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो शिक्षकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत जीवन में और अपने व्यावसायिक जीवन में तालमेल बिठाना चाहिए। लेकिन अगर हम इसी की विपरीत बात करें कि जो शिक्षक भली भांति रूप से समायोजित होते हैं और मानसिक रूप से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, वे विद्यार्थियों के लिए वरदान सिद्ध होते हैं। क्या सिद्ध होते हैं? वरदान सिद्ध होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत ज्ञान है, शिक्षण कला कौशल भी उसे बहुत अच्छी तरीके से आता है, उसका व्यक्तित्व भी बढ़िया है, व्यवहार भी बढ़िया है, लेकिन मानसिक रूप से वो कैसा है? असमायोजित है, तो वो एक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। तो अच्छा शिक्षक बनने के लिए ये चारों क्वालिटीज़ होनी चाहिए और ये चारों क्वालिटीज़ ही आपके अधिगम को प्रभावित करेंगी। तो समझ में आ रहा है? आप अपने लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मुझे अवगत कराएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कहीं दिक्कत है, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो हम उसी कंटेंट पे बनाएंगे, क्योंकि हम तो आपके ही लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विषय वस्तु से संबंधित कारक। देखिए, विषय वस्तु से संबंधित मतलब कहने का कंटेंट, जो भी टॉपिक, जो भी पाठ्य वस्तु हम पढ़ाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं आपके अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट है विषय वस्तु की प्रकृति, दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों का चयन, तीसरा पॉइंट है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों का आयोजन। तो इन 3 पॉइंट पर ही हम इसमें डिस्कस करेंगे विषय वस्तु से संबंधित कारक में। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट है विषय वस्तु की प्रकृति। ठीक है, विषय वस्तु की प्रकृति बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है आपके अधिगम को। ठीक है, क्यों? क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर विषय वस्तु तथा अधिगम अनुभवों की प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इनकी प्रकृति कैसी है? औपचारिक है या अनौपचारिक है? प्रासंगिक है, यूजफुल है या नहीं है? संगठित है या नहीं है? प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? स्थूल है या सूक्ष्म है? किस प्रकार की इनकी प्रकृति है? किस प्रकार का ज्ञान आपको प्रदान किया जा रहा है? किसके माध्यम से? पाठ्य वस्तु के माध्यम से। ठीक है, मान लीजिए स्थूल है और बच्चे जो हैं हमारे छोटे हैं, तो वो उनके ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? संगठित होना चाहिए, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, डिलीवर तो हम कैसे भी कर सकते हैं उसे, औपचारिक वे में भी कर सकते हैं, अनौपचारिक वे में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी बातें जो क्या करेंगी, आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगी। तो हमें क्या करना होगा? विषय वस्तु की प्रकृति को भी अपने मद्देनजर रखना होगा शिक्षण कार्य करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों का चयन।
तो विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों का चयन करते हुए भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि जिन्हें हमें पढ़ाना है, हमें उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का चयन करना होता है। तो विषय वस्तु का जो चयन होगा वो किसके अनुरूप होगा? बालकों की आयु के अनुरूप होना चाहिए, उनके मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए तथा उनकी योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए, उनकी क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए तथा जो शिक्षण अधिगम परिस्थितियां हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होगा? विषय वस्तु का चयन करना होगा। ठीक है, अगर हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं देंगे तो हमारा अधिगम प्रभावित होगा, अधिगम हमारा प्रभावी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों का आयोजन। ठीक है, प्रकृति हो गई, चयन हो गया। ठीक है, अब तीसरा नंबर आता है आयोजन का। ठीक है, देखिए आयोजन का मतलब ये है कि हम उसे किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है ना, ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई भी चीज़ें हैं, अगर आप उन्हें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट नहीं करते हैं तो उनका प्रभाव नहीं रहता है। अगर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करते हैं तो उनका प्रभाव रहता है। कैसे? क्योंकि पहले मैंने आपको अधिगम पढ़ाया, फिर मैंने अधिगम की विशेषताएं पढ़ाई, फिर मैंने आपको अधिगम के अनुच्छेद पढ़ाए, अब मैं आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब क्या है? ये आयोजन है, चीज़ों को एक प्रॉपर वे में लेके चलना। ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। पता चला मैं किसी दिन आपको कुछ पढ़ा दूँ, फिर किसी दिन कुछ पढ़ा दूँ, तो वो चीज़ें एक दूसरे को रिलेट नहीं होंगी और आपके माइंड से स्लिप होंगी। ठीक है ना, तो उचित विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों के चयन के बाद बारी आती है किसकी? आयोजन की। जब तक चयनित विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों को मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक क्रम में, ठीक है, मनोवैज्ञानिक आप जरूर याद रखेंगे, मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक क्रम में ठीक तरह से अगर उन्हें आयोजित नहीं किया जाएगा तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सही दिशा नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो सही दिशा मिलनी जरूरी है। तो इसलिए इनका आयोजन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा, वो है प्रक्रिया से संबंधित कारक। कुछ कारक ऐसे होंगे शिक्षण अधिगम के या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे होंगे जो प्रक्रिया से भी संबंधित होते हैं। पहला पॉइंट है हमारा अधिगम अनुभवों को ग्रहण करने के तरीके। क्या है? अधिगम अनुभवों को ग्रहण करने के तरीके। तो अधिगम प्रक्रिया की सफलता जो है बहुत कुछ सीमा तक इस बात पे भी डिपेंड करती है कि अधिगम के जो अनुभव हैं वो विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए या उनके तक डिलीवर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षण अधिगम विधियों का, तकनीकों का प्रयोग वहां पर किया जा रहा है। तो इसी प्रकार की कुछ तकनीकों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे जो कि दे रखी हैं। पहली तकनीक है नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। मान लीजिए अगर हम कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो नया टॉपिक है, तो हमें करना ये चाहिए, एक अच्छे शिक्षक को ये करना चाहिए कि जो बच्चों को हम नया कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको हम कोरिलेट करें उससे, किससे? पूर्व ज्ञान से, उसकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके। ठीक है ना, जब तक हम उसे कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक दिक्कत होगी। पढ़ने पढ़ाने का ढंग और प्रयुक्त विधियों एवं तकनीक ऐसी होनी चाहिए जिनके द्वारा नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर पढ़ाने में सुविधा हो। और अगर हम चीज़ों को कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर बच्चे को बहुत दिक्कत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। ज्ञानेंद्रियां तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं? अधिक से अधिक हमें क्या करना होगा? ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना होगा। देखिए ज्ञानेंद्रियों को जो है ज्ञान का द्वार कहा जाता है, तो अतः जितनी अधिक और जितनी अच्छी तरीके से इन ज्ञानेंद्रियों का उपयोग अधिगम कार्य में किया जाएगा उतनी ही सफलता अधिगम कार्य में प्राप्त होगी। जैसे बच्चे को जब हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उसके अनुभव वो किस प्रकार से प्राप्त कर रहा है, जैसे वस्तु की क्रियाओं को देखना, उनके बारे में सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, स्वाद चखना, ठीक है, और अपने आप करके देखना आदि। इससे क्या है, बच्चा बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभ्यास कार्य तथा दोहराने की व्यवस्था। देखिए जो आपको टीचर्स होमवर्क दिया करते थे और जो रिपीटेशन प्रैक्टिस कराया करते थे, रिवीजन कराया करते थे, वो इसीलिए होती थी
कि जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, देखिए थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम भी दिया है, अभ्यास जो है आपको परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आप अभ्यास के माध्यम से क्या होगा, आपका जो अधिगम है वो और भी ज़्यादा कैसा होगा, अच्छा हो जाएगा। और जब आप दोहराएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका अधिगम जो है और ज़्यादा प्रभावित। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपयुक्त प्रतिपुष्टि और पुनर्वलन की व्यवस्था। मान लीजिए बच्चे को हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम उसे प्रतिपुष्टि नहीं दे रहे हैं, प्रतिपुष्टि मतलब उसने जो भी किया है उसका फीडबैक, अंग्रेजी में हम फीडबैक बोलते हैं कि उसने सही किया है, गलत किया है, उसकी हमें फीडबैक देना चाहिए, ये भी प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। और पुनर्वलन, पुनर्वलन का मतलब ये होता है कि हम उस बच्चे को पुनर्वलित करें। ठीक है, या तो उसकी प्रशंसा के माध्यम से, उपहार के माध्यम से, या फिर दंड के माध्यम से, या डांट के माध्यम से हम उसे पुनर्वलित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीखने सिखाने की मनोवैज्ञानिक विधियां। आजकल इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। देखिए, सीखने सिखाने की मनोवैज्ञानिक विधियों पर हमें ध्यान देना होगा। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे को अगर हमें सिखाना है तो हमारे सेंटर में क्या होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, और उस बच्चे के द्वारा ही सीखा जाना है, इसलिए हमें बच्चे को ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो सीखने सिखाने की जो मनोवैज्ञानिक विधियां होंगी उसमें हम अगर बात करें तो शिक्षण कौशल भी आ जाएंगे, शिक्षण सूत्र भी आ जाएंगे। ठीक है, अधिगम को जो है हमें स्मृति स्तर पर, बोध स्तर पर, चिंतन स्तरों पर, तीनों स्तरों पर हमें उसमें सिखाना चाहिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी कंटेंट होना चाहिए, जो कक्षा होनी चाहिए, वो कैसी हो, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, हमें अंतःक्रिया के लिए भरपूर समय मतलब जो है प्रयास करने चाहिए, अवसर प्रदान करने चाहिए, बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, हमें फ्रीडम देनी चाहिए। किस लिए, कि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकें और शिक्षक से ज़्यादा पूछ सकें। ठीक है ना, तभी तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, और कुछ लोग उन बच्चों को क्या समझते हैं कि बच्चे बकवास कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर उत्सुकता है, तत्परता है। ठीक है, और जो बच्चे ज़्यादा पूछते हैं वो ज़्यादा सफल होते हैं। और इसी प्रक्रिया से संबंधित कारक में एक पॉइंट और है, वो है हमारा शिक्षण अधिगम वातावरण एवं समाधान। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी कई सारे 3 पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें क्या होगा कि शिक्षण अधिगम विधियों और तकनीकों के अतिरिक्त शिक्षण अधिगम के समय उपलब्ध परिस्थितियां किस प्रकार की थी, वातावरण किस प्रकार का, तथा संसाधनों कौन कौन से हमने रिसोर्सेज का यूज़ किया शिक्षण अधिगम के दौरान। ठीक है, और उनका क्या परिणाम रहा किसमें, हमारे लर्निंग पे, कि जो परिणाम थे वो हमारे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। तो उसमें अब हम देखेंगे, पहला पॉइंट है सामाजिक संवेगात्मक वातावरण। तो सामाजिक संवेगात्मक वातावरण के अंतर्गत हम बात करते हैं सीखने के समय जिस प्रकार का सामाजिक संवेगात्मक वातावरण शिक्षण अधिगम कार्य को ठीक प्रकार संपन्न करने के लिए कक्षा, विद्यालय तथा अन्य सीखने की परिस्थितियों में प्राप्त होगा, उतनी ही अच्छी तरीके से अधिगम प्रक्रिया को संचालित किया जाएगा। मतलब कहने का सीधे सीधे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस कक्षा में टीचर और स्टूडेंट के बीच संबंध मधुर होते हैं, ठीक है, वहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अच्छी होगी, पॉजिटिव वे में होगी, सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और जहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में संबंध मधुर नहीं होते हैं, वहाँ पर कटुता बनी रहती है और जो अधिगम है वो नहीं होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होगी, बाधित हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उचित अधिगम सामग्री और सुविधाओं का प्राप्त होना। देखिए, अगर हम किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं या कोई भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो किसी भी शिक्षण कार्य में जहां अधिगमकर्ता के सीखने और शिक्षक के शिक्षण के लिए उपयुक्त सामग्री नहीं होगी और सुविधाएं अगर नहीं होंगी, तो वहाँ पर हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमारा अधिगम प्रभावी नहीं होगा। और जहाँ पर उपयुक्त अधिगम सामग्री होगी और सुविधाएं होंगी, वहाँ पर हमें क्या आशातीत सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, जहाँ पर बच्चों को क्या पढ़ने लिखने के लिए पाठ्य पुस्तकें
ठीक है, कंप्यूटर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ये सारी चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं, और गृह कार्य भी इसी के अंतर्गत आएगा। वहाँ पर बच्चे क्या है, अत्यधिक सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा शिक्षण अधिगम संबंधी उपयुक्त परिस्थितियां एवं वातावरण। तो अब परिस्थितियां किस प्रकार की होना चाहिए शिक्षण अधिगम के लिए, और वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो प्रक्रिया से संबंध रखता है। तो और इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जितनी ज़्यादा परिस्थितियां और वातावरण अधिगम के अनुकूल होगा उतना ही ज़्यादा अधिगम सकारात्मक होगा, जितना प्रतिकूल होगा उतना ही नकारात्मक होगा। तो परिस्थितियां किस प्रकार से होनी चाहिए, जैसे बच्चों के बैठने के लिए, खड़े होने के लिए और कार्य करने के लिए उचित स्थान होना चाहिए। ठीक है, ना तो कक्षा पूर्ण रूप से शांत होनी चाहिए और ना ही वहाँ पर ज़्यादा कोलाहल होना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें ध्यान में विघ्न डालें, आपको डिस्टर्ब करें, उन चीज़ों को वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, अगर अध्यापक का व्यवहार प्रजातांत्रिक होगा तो बच्चा क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, तो अध्यापक का व्यवहार प्रजातांत्रिक होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए, और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। सभी बच्चों के साथ सहयोग से कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है स्वस्थ एवं सहयोगपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अवसर। प्रतिस्पर्धा, एक शब्द आता है प्रतिस्पर्धा, मतलब कहने का कंपटीशन। बच्चों में जो कंपटीशन होना चाहिए वो कैसा है, एक स्वस्थ होना चाहिए, सहयोगपूर्ण, मतलब गला काट प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए कि नहीं मुझे तुम्हें हराना है, वो नहीं। एक स्वस्थ होना चाहिए, एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, घर का जो वातावरण होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए मूड को चेंज करने के लिए, ठीक है, मनोरंजन की व्यवस्था होनी चाहिए, विश्राम के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, और बच्चों के और विद्यार्थियों के मध्य क्या होना चाहिए, अंतःक्रिया होना चाहिए, इंटरएक्शन होना चाहिए, और ये सारी चीज़ मैत्रीपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? आप अपने कमेंट, लाइक और सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मुझे बताएं, और चैनल को प्रमोट कीजिएगा, आपका ही चैनल है। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी आपके मित्र बंधु हैं बीएड कर रहे हैं उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, थैंक यू।